हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी सेक्स अगेन। सो इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं और 2024 से हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हुए 2017 तक के पेपर्स को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 2016 के पेपर्स को कवर करेंगे और साथ में ये भी हम लोग देख रहे हैं कि हर साल कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अभी तक जो है अगर 2017 तक का पेपर मैं बताऊं, 2017 के पेपर से लेकर 2023 तक का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसी पेपर में से कम नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है या इनडायरेक्टली आपके 2024 के पेपर में मिल जाएंगे। तो वही है कि अगर आप 10 से 15 साल का पेपर कर जाते हैं, जैसे हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं, 2010 तक जाएंगे हम लोग 24 से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए। ठीक है, 2010 से 2024 तक जो है आपका 15 साल का पेपर हो जाएगा। तो ये 15 साल का पेपर और साथ में जो है करंट अफेयर आपका जो है लास्ट 4-5 महीने का। ठीक है, अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपका इतना मिनिमम मार्क्स तो आ ही जाएगा कि आप जो है इजिली कट ऑफ को क्लियर कर पाए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर 2016 के पेपर के साथ। टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम लोग। तो अच्छा, इस सीरीज में ये भी बता दूं मैं कि जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है, कि बाकी आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सीरीज में हम लोग ना सिर्फ ईयर वाइज कवर कर रहे हैं, ईयर वाइज के साथ साथ हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं, ताकि ये आइडिया भी लगता रहे कि एक टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चन यूजुअली यूपीपीएससी पूछता है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, मतलब एंशियंट इंडिया, मिडिवल, मॉडर्न, सब इसी में कवर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? 3 ह्यूमन स्केलेटल्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। ठीक है, कहाँ पे रिकवर हुए थे? वो दमदमा में रिकवर हुए थे। ठीक है, और दमदमा कहाँ पे है भाई? प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां पर है। सराय नहर राय, प्रतापगढ़ और महदहा। ठीक है, ये तीनों ही उसमें है, आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। बस एक लंगनाज जो है वो आपका महसाना में है, वो गुजरात में पड़ेगा। बाकी सब आपका उसमें है प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो सारे जो है वो मेसोलिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेसोलिथिक कौन सा था? जैसे हम जानते हैं कि स्टोन एज जो है 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक तो पेलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। पेलियोलिथिक का मतलब क्या है? ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, और मेसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज। ठीक है, मध्य पाषाण युग। और ओल्ड स्टोन एज मतलब पूरा पाषाण युग। और फिर नियोलिथिक यानी नव पाषाण युग। ठीक है, तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है आपका ओल्ड, मतलब ये आपका स्टोन एज। तो उसमें से जो मिडल वाला पार्ट है मेसोलिथिक, जो कि आपका कंटिन्यूएशन, एक चैन बनाता है ओल्ड और न्यू के बीच में। ठीक है, तो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं सारे जितने भी आपके दिए हुए हैं। और उसमें से एक साइट पर ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, 3 ह्यूमन स्केलेटन एक सिंगल ग्रेव में मिले हैं। ठीक है, तो दमदमा में मिले हैं। कहाँ पे है ये? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। और इस तीनों ही लोकेशन, सराय नहर राय, दमदमा, मेहदा, ठीक है, तीनों ही ये प्रतापगढ़ में है। तो इस तीनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से तो याद ही रखना है। साथ में और प्रीवियस वीडियोस में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कितने उत्तर प्रदेश में आपके साइट्स हैं वो सब करवाया था। जैसे आपका आलमगीरपुर तो है, आलमगीरपुर सब जानते हैं, फिर हुलास है, फिर सिनौली है। देन आपके इसमें बागपत में है बहुत सारे साइट्स। ठीक है, तो सारे साइट्स को जो है वो पिछली वीडियोस में जाकर देखिए और सबको याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। अच्छा, ये देखिए, ये अलग अलग जगह ना अलग अलग इसका आंसर देता है। कहीं कहीं पे बगाई खोर देता है, कहीं कहीं पे लिखाइया देता है। ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में लेके चलिए। पर यूपीपीएससी ने इसका आंसर लिखाइया दिया है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो बघाई खोर भी देता है। बट स्टिल आपको ये लेके चलना है। तो लिखाई खोर कहाँ पे है? ठीक है, ये जो है लिखैया जो है आपका कहाँ है? ये मिर्जापुर में है, इसको याद रखिएगा। ये भी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी उत्तर प्रदेश की एक साइट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अच्छा, ये भी मेसोलिथिक साइट है। अच्छा, ये यूपीपीएससी का एक पैटर्न नोटिस किया मैंने कि एक क्वेश्चन जैसे जिस जिस टॉपिक को बनाएंगे ना, उसके बाद एक दो क्वेश्चन जो है फिर उसी पे टॉपिक का कंटिन्यूशन बना देते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑब्सेशन टाइप का है इनका। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी देखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो इनका एनवायरमेंट वाला पार्ट है, एनवायरमेंट वाले पार्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन अगर डालेंगे तो उसके बाद फिर रिपीट करके 2-3 क्वेश्चन लगातार बना देंगे उसी पे। चलिए शुरू करते हैं फिर। मतलब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि द अकाउंट ऑफ कलिंग वॉर। ठीक है, कलिंग वॉर इसके बारे में बताया मैंने कि जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ये अशोक के। ठीक है, उसमें रॉक नंबर 13 में जो है वो कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है। ठीक है, और इसी में 13 वाले में कलिंग वॉर के साथ साथ मेंशन है, और उसके बाद संगम स्टेट्स कितनी थी उस समय। ठीक है, वो और उनके साथ मौर्य एम्पायर के क्या रिलेशन थे। ठीक है, मतलब फॉरेन रिलेशन कैसे थे मौर्य एम्पायर के संगम स्टेट्स के साथ, ये भी मेंशन है किसमें? रॉक एडिक्ट 13 में। फिर रुमनंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये रुमनंदेई कहाँ पे है? ये लुम्बिनी में है, जहाँ जहाँ जो है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। फिर ह्यूएन सांग के अकाउंट, ह्यूएन सांग तो जैसे जानते हैं हर्षवर्धन के समय में है ये। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे है, और इनकी एक बुक है सी यू की। ठीक है, किसकी? ह्यूएन सांग की, हर्षवर्धन की नहीं।
सीयू की, ठीक है। हर्षवर्धन की बुक तो बहुत सारी हैं, आपकी रत्नावली, कादंबरी, ये सब जो है किसकी, हर्षवर्धन की हैं। देन हर्षवर्धन के दरबार में थे एक बाणभट्ट, बाणभट्ट ने एक लिखी थी हर्षचरित, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्व्याः प्रथम वीर, मतलब पृथ्वी के प्रथम वीर, ये टाइटल किसने लिया था, ये समुद्रगुप्त ने लिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे, और जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य थे उनके पिता थे, ठीक है, तो समुद्रगुप्त थे। और फिर राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट कौन थे, ये चोला रूलर थे। ठीक है, इन्होंने ही गंगा के मैदानी क्षेत्रों के राजाओं को विजय प्राप्त करके गंगाई कोंडा चोलापुरम बसाया था, और वहां पे गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल भी बनवाया था। फिर अमोघ वर्ष ये जो है राष्ट्रकूट एक रूलर है। ठीक है, राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन है, डांटी दुर्ग, ये भी याद रखिएगा। देन गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, ये सतवाहनों के रूलर थे एक, सतवाहन के रूलर थे। सतवाहनों के फाउंडर कौन थे, सिमुक, SIMUK, सिमुक जो है वो सतवाहनों के फाउंडर हैं, ठीक है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड एक नासिक कॉपर प्लेट है, इसका भी याद रखिएगा, ठीक है। नासिक कॉपर प्लेट, इसमें इन्होंने जो ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया था उसके बारे में मेंशन करवाया है, ठीक है। नासिक कॉपर प्लेट, ठीक। और ये कवि राजमार्ग, ठीक है, कवि राजमार्ग जो है किसको कहते थे, कविराज मार्ग जो है किसने लिखी थी, अमोघ वर्ष फर्स्ट ने लिखी थी। ये पृथ्वी प्रथम वीर यहाँ दिया है, ये मतलब पृथ्वी प्रथम वीर तो जो है समुद्रगुप्त को कहते हैं, लेकिन इसमें ये साथ में कंटिन्यूशन में दे दिया कि ही रोट कविराज मार्ग, लेकिन समुद्रगुप्त ने नहीं लिखी थी कविराज मार्ग, कविराज मार्ग लिखी थी अमोघ वर्ष फर्स्ट ने। अमोघ वर्ष यही है जो आपके राष्ट्रकूट रूलर है, ठीक है, राष्ट्रकूट रूलर। और इनका नाम भी एक नृपतुंग, ठीक है, इनको ये भी कहते थे। तो ये भी याद रखिएगा, कविराज मार्ग कन्नड़ में लिखी गई है, अमोघ वर्ष फर्स्ट ने लिखी है। और ये किसके रूलर हैं, राष्ट्रकूट के रूलर हैं ये, मतलब थे, अब तो ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार, ठीक है, विक्रमशिला विहार, पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं। पाल डायनेस्टी, ठीक है, पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये है गोपाल, ठीक है। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट महाविहार बनवाया था, एक उदांतपुरी, अच्छा सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, आई एम रियली सॉरी, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक, यहाँ दिख रहा होगा। तो पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये थे गोपाल, ठीक है। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट महाविहार बनाए थे, कौन से, एक था आपका उदांतपुरी, ठीक है, एक था सोमपुरा महाविहार, ठीक। उसके बाद जो सेकंड रूलर आते हैं गोपाल के बाद, वो आते हैं आपके धर्मपाल, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, सेकंड रूलर जो है वो है आपके धर्मपाल, ठीक है। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक तो स्टैब्लिश की थी, ठीक है। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, कुमार गुप्त ने, गुप्ता एम्पायर के कुमार गुप्त ने जो स्टैब्लिश की थी, वो बाद में जो है अपना मतलब जो प्रेस्टीज था उसको खोने लगा था, तो उसको रिवाइव भी किया था, ठीक है, रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा को रिवाइव किया था। फिर उसके बाद जो थर्ड रूलर आते हैं, थर्ड रूलर जो है वो देवपाल हैं, ठीक, ये सेकंड है। फिर थर्ड जो है आपके, वो है देवपाल, ठीक है। देवपाल ने क्या किया था, देवपाल ने जो है जो इंडोनेशिया में एक शैलेंद्र डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है, उसके एक राजा थे बालपुत्र देव, ठीक है। उनको जो है नालंदा महाविहार बनाने के लिए जमीन दी थी यहाँ पे नालंदा में, ठीक है। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा। पाल के फाउंडर कौन है, गोपाल, गोपाल ने क्या किया था, उदांतपुरी सोमपुरा महाविहार। धर्मपाल जो सेकंड रूलर थे, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी और नालंदा को रिवाइव किया था। और जो थर्ड रूलर थे देवपाल, उन्होंने शैलेंद्र डायनेस्टी जो इंडोनेशिया में रूल कर रही थी, ठीक है, उसके एक राजा थे बालपुत्र देव, ठीक है, उनको दिया था नालंदा महाविहार में, मतलब 5 गांव दिए थे नालंदा महाविहार बनाने के लिए, ठीक। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटी या विहार जो है वो किसने किया, वो धर्मपाल ने किया, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी, अगेन इसमें भी बहुत डाउट है कि कोई कोई शिवाजी को कहता है, कोई पृथ्वीराज चौहान को कहता है, कोई हेमू को कहता है। हेमू जो है वो 1556 में सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें लड़े थे। फिर कोई राजा प्रताप ने महाराणा प्रताप को कहता है, बट स्टिल इसका आंसर यूपीपीएससी ने जो है पृथ्वीराज चौहान दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने दो लड़ाइयां लड़ी थी इंपॉर्टेंट, एक 1191 में बैटल ऑफ टेरैन, बैटल ऑफ टेरैन, और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टेरैन। किसके खिलाफ लड़ी थी, मोहम्मद घोरी के खिलाफ, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी के खिलाफ लड़ी थी, फर्स्ट बैटल तो जीत गए थे, सेकंड बैटल में जो है मोहम्मद घोरी ने इनको हरा दिया था। और उसके बाद जो है ये इस्लामिक रूल का इंडिया में उदय हुआ था, और उन्हीं के रूलर थे, मतलब मोहम्मद घोरी के एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उन्होंने चल के आगे दिल्ली सुल्तनत की नींव रखी थी 1206 में, ठीक है। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये पहले जो है शेरशाह सूरी के उसमें सेना में हुआ करते थे, बाद में शेरशाह सूरी के मरने के बाद जो है तख्ता पलट कर खुद राजा बन गए थे। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में ये लड़े थे किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ, ठीक।
बाकी शिवाजी के बारे में तो जानते ही हैं, राजा महाराणा प्रताप के साथ जो है कौन सी लड़ाई हुई थी 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। देन पृथ्वीराज राजपूत किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई ने लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव। अच्छा इसमें देखिए मोहम्मद घोरी की स्लेव थे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का स्लेव था बलबन, ठीक है। बलबन को बसरा के मार्केट से खरीदा था। तो स्लेव ऑफ स्लेव मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव है, उसका भी स्लेव वो तो इल्तुतमिश है, लेकिन अगर ये पूछता है स्लेव ऑफ स्लेव, ठीक है, तो वो बलबन होता, ठीक। तो इल्तुतमिश को ये बोलते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान का टाइटल लिया था। लेकिन इस्लाम में ये है कि अगर आप स्लेव हैं, ठीक है, मतलब किसी के दास हैं, तो आप सुल्तान का टाइटल नहीं ले सकते। लेकिन तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद घोरी ने कभी दासत्व से मुक्त नहीं किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी जो सुल्तान का टाइटल लिया नहीं, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है लाहौर थी, ठीक है। बाद में जब इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी की थी, मतलब इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्त कर दिया था, ठीक है, तो मतलब स्लेवरी से मुक्त कर दिया था। तो ये स्लेव नहीं रहा बाद में, फिर बाद में जो है इसने सुल्तान का टाइटल लिया और राजधानी को कहाँ शिफ्ट किया, दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत का असल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश को कहा जा सकता है। तो ये तो 1206 से लेकर 1210 तक थे, ठीक है। चौगन यानी पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुब कुतुब मीनार का नींव रखा था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अच्छा कुतुब मीनार जो है वो इसके नाम पे नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे उनके नाम पर है। बाद में इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया, ठीक है, कुतुब मीनार को। और इनका रूल कब से रहा था, 1211 से लेकर 1236 तक था, ठीक है। और इसके बाद जो है इनकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान वो बनी, और फिर 1239 में वो मारी गई। और बलबन जो है वो 1266, ठीक है, 1266, मतलब बलबन जो है 1266 से लेकर 1286 तक था, ठीक है। ये चलीसा का मेंबर था। चलीसा किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। और चलीसा का मेंबर था, लेकिन सुल्तान बनते ही चलीसा को इसने अबॉलिश कर दिया था, ठीक। देन अच्छा ये भी किया था, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल, ठीक है, दो चलाए थे। एक एक टंका में जो है 48 जीतल होता था। एक टंका इक्वल टू 48 जीतल। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि इन विच ईयर डिड बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहा है, ये सब जानते ही हैं। तो बाबर ने जो 4 लड़ाइयां लड़ी थी वो सारी याद रखिएगा कि 1526 में पानीपत की लड़ाई, मतलब पहले पानी पिया। फिर 1527 में जो है राणा सांगा के अगेंस्ट जो है वो बैटल ऑफ खानवा, ये राणा सांगा के खिलाफ लड़ी थी, ठीक। उसके बाद जो है 1528 में, ठीक है, चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, ये मेदिनी राय के अगेंस्ट लड़ी थी, ठीक है। फिर 1529 में जो है घाघरा की लड़ाई, ठीक है। घाघरा की लड़ाई किसके अगेंस्ट लड़ी थी, ये लड़ी थी ये लोधी था, मतलब जो अफगान कोई रूलर था उसके अगेंस्ट लड़ी थी, ठीक है। तो घाघरा की लड़ाई, ये 4 लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांद देखा, फिर घर चला गया, ऐसे ट्रिक ट्रिक में। और 1530 में तो उसकी ऑफ कोर्स मृत्यु हो गई थी, बाबर की। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, देखिए हुमायूं को तो टाइम ही नहीं मिला। हुमायूं और बाबर को ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 तक रहा, और फिर शेरशाह सूरी ने इनको हरा के भगा दिया। फिर वापस से 15 साल के बाद जब जैसे रीगैदर करके अपनी आर्मी को आए 1555 में, तो 1 साल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो इनको टाइम ही नहीं मिला। जहांगीर शाहजहां जो है वो अपने उसमें खोए रहते थे, तो अकबर ही था जो जिसको सफिशिएंट टाइम मिला, 50 साल के आसपास का रूल था इसका, सफिशिएंट टाइम मिला जो है बाकी हिंदू या संस्कृति को जानने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जहांगीर मेनली पैट्रोनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। अगेन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने जो है 3 अलग अलग तरह के जो थे, एक तो पेंटिंग, एक म्यूजिक, और आर्किटेक्चर, ये तीनों की नींव जो है प्रॉपर तरीके से, मतलब वैसे तो ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर उससे पहले नहीं बन रहे थे, मतलब इनके टाइम पे भी बने थे, हुमायूं के टाइम पे भी बना था, और बाबर के टाइम पे भी बना था, पेंटिंग म्यूजिक सब था, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से जो है नींव रखी थी अकबर ने। लेकिन आने वाले समय में जो राजा हुए बहुत सारे, ठीक है, वो किसी एक इंडिविजुअल जो कला थी उसमें पारंगत हो गए। जैसे पेंटिंग में हो गया आपका जहांगीर, ठीक है। म्यूजिक में हो गया मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत बाद में आएगा। आर्किटेक्चर में शाहजहां को तो जानते हैं, आर्किटेक्चर ताजमहल है, फिर लाल किला है, सब आर्किटेक्चर शाहजहां का था। तो अलग अलग उसमें ये लोग फेमस हुए। तो आर्किटेक्चर में कौन हुआ, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। और फिर म्यूजिक में जो है मोहम्मद शाह रंगीला, ये बाद में बहुत बाद में आया, ये 1720 से 1748 के आसपास था, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इनको याद रखिएगा।
Then question number 11, during the Mughal period the madrasa which was specialized in the teaching of Muslim jurisprudence, ठीक है, ये कहाँ था, ये लखनऊ में लोकेटेड था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सिराज ऑफ द ईस्ट किसको कहते थे, वो कहते थे आपको जौनपुर को। विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय कृष्ण देव राय, अगेन देखिए ये फिर रिपीट किया है, ये नागलपुरा है, नागलपुरा जो है इनकी माता के नाम पे, नागला देवी के नाम पे इन्होंने कृष्ण देव राय ने ये सिटी का नाम रखा था, ठीक है। और इनका रूल पीरियड कब था, 1509 से लेकर 1530 तक था, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था, एक थी संगम डायनेस्टी, देन सुलुवा, देन तुलुवा, देन अराबिडू, देन अराबिडू, ठीक है। अराबिडू, ये 4 डायनेस्टी थी, और कृष्णदेवराय जो है तुलुवा डायनेस्टी के थे, ठीक। और इन्हीं के दरबार में जो है तेनालीरामन थे, और अलासानी पेडन्ना थे, अलासानी पेडन्ना को आंध्र कवि पितामह बोलते हैं, और कृष्णदेवराय को जो है क्या आंध्र कवि, आंध्र भोज कहते हैं, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये देखिए, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, ये ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल पे खत्म हुई थी। थर्ड कार्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस पे खत्म हुई थी। सेकंड कार्नाटिक वॉर जो है इसमें ये क्या नाम है, ये इनकंक्लूसिव वॉर था, और ये किस पे खत्म हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी पे, सेकंड वाली। और फर्स्ट मैसूर वॉर 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ी गई थी, और इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। तो अगर इसको अरेंज करें तो ए का होगा आपका ए का 4, ठीक है। थर्ड कार्नाटिक वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस पे हुई थी। सेकंड कार्नाटिक वॉर में इनकंक्लूसिव था 3, और ब्रिटिशर्स लॉस्ट इन फर्स्ट मैसूर वॉर। 4-1-3-2, 4-1-3-2 आंसर हो जाएगा सी। फिर सर थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो जो है कब थे गवर्नर जनरल। सर थॉमस मुनरो जो है 1820 से 27 में के बीच में थे, क्यों, क्योंकि मुनरो के नाम पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है मुनरो लेके आया था, और एक कब लेके आया था, 1820 में लेके आया था, ठीक है। तो अगर ये आपको आइडिया होता तो इसलिए आप गेस कर सकते थे 1820 के आसपास में इसका रूल टाइम पीरियड था, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856, ठीक है। इसने 2 पॉलिसी लगाई थी, पॉलिसी ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके तहत जो है आपका सिक्किम और अवध को कैप्चर किया गया था, और पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, उसके तहत सबसे पहला क्या था, सतारा, सतारा था, बाद में झांसी भी हुआ, लेकिन सतारा सबसे पहले था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, उस जानते ही हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर कोई राजा, ठीक है, बिना किसी लीगल हायर के, मतलब बिना किसी ओरिजिनल हायर के अगर मर जाता है, तो उसका जो अडॉप्टेड सन होगा ना, उसको लीगल हायर नहीं माना जाएगा, ठीक है, मतलब उसका अपना खुद का खून होना चाहिए। 16 क्या है, द नेम ऑफ डीके कार्वे, धोंदो केशव कार्वे, ठीक है, 1916 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये रहा फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इन 1916, धोंदो केशव कार्वे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड कब दिया था, 1919 में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जवाब में इन्होंने नाइटहुड दिया था, ठीक है, मैसेकर एट जलियांवाला बाग। और एक और थे व्यक्ति जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर थे, ठीक है, आर शंकर नायर, आर शंकर नायर, जो केसरी 2 मूवी बनी है इन्हीं के ऊपर बनी है। तो आर शंकर नायर इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था अपने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखिए, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इसके इनके अरेस्ट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने के लिए भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। और इसकी जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो कमेटी बनी थी, वो भी हंटर के नाम से बनी थी, ठीक है, हंटर कमेटी या हंटर कमीशन, ठीक है। तो 2 हंटर कमेटी है, एक 1882 में जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और 1919 में जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच करने के लिए वो भी हंटर कमेटी की थी। फिर देखिए खिलाफत मूवमेंट जो है किसने चलाया था, भाई मोहम्मद अली, शौकत अली, 2 भाई थे, उन्होंने चलाया था खिलाफत अली। और मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इनफैक्ट इसका विरोध किया था कि इंडियन मुस्लिम्स का जो है वो खलीफा से क्या लेना देना है, क्यों इस मुद्दे को जो है वो इंडिया के उसमें सियासत में शामिल किया जा रहा है। तो इनिशियली मोहम्मद अली जिन्ना वाज सेकुलर वन, इनफैक्ट इतना सेकुलर था कि 1916 में जो लखनऊ में सेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार ने प्रिसाइड किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट की ना सिर्फ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ हैं, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी एक साथ जो है सेशन हो, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया था। और इनफैक्ट 1916 में इसी काम के लिए जो सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, उस बेचारे को भनक नहीं थी कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने बोला था, वो सरोजिनी नायडू ने बोला था। तो सरोजिनी नायडू बाद में कौन से साल में जाके कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है, 1925 में।
फिर ये देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सी पार्टी बनाई थी, ये सब जानते हैं, स्वराज पार्टी है। गदर पार्टी जो है 1913 में लाला हरदयाल ने बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में। और अच्छा, इंडिपेंडेंस पार्टी जो है दो हैं। एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, ये है आपकी रास बिहारी बोस की जो है साउथ ईस्ट एशिया में बनाया था। फिर इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग, ये जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, उसके फेलियर के बाद जो है 1929 में जो है 1929 में ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था इस पार्टी को, ठीक है। 1929 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था 1930, जब आपका ये चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में किया था। कहाँ पे, जो आपका आज के समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है पाकिस्तान का, उस एरिया में, ठीक है। तो उसको कई नामों से जाना जाता है। एक तो खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, या रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अलग अलग नाम से जानता है, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, मतलब आजादी के बाद जो है पाकिस्तान चले गए थे ऑब्वियसली, ठीक है। तो पाकिस्तानी नागरिक बन गए थे आजादी के बाद। और ये खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये दो ऐसे अकेले नॉन इंडियन हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आते हैं। इन विच स्टेट निलोंग वैली इज लोकेटेड, ठीक है। निलोंग वैली कहाँ है, उत्तराखंड में है निलोंग वैली, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है ये, उत्तराखंड में, नियर बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना, ठीक है। फिर अच्छा, ये गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंडर में, ये भी याद रखिएगा। और किसके लिए फेमस है ये, हिमालयन ब्लू शिप, स्नो लेओपार्ड और मस्क डियर के लिए। और क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, ठीक है। लेटेस्ट वन के लिए बहुत सारे रॉक सिस्टम है इंडिया में। एक अरावली है, धारवाड़ है, कुदापा करके एक है, ठीक है, ये कुदापा है। देन विंध्य है, देन गोंडवाना, ठीक है। तो मैंने अरेंज कर रखा है, किस किस फॉर्म में अरेंज कर रखा है, कि जो ओल्डेस्ट है से न्यूएस्ट की तरफ, ठीक है। तो ओल्डेस्ट कौन सा है, अरावली, अरावली से फिर नया कौन सा है, धारवाड़, धारवाड़ से नया फिर कुडापा, फिर उसके बाद जो है विंध्य, विंध्य के बाद जो है गोंडवाना। तो अगर इसमें पूछ रहा है कि लेटेस्ट वन मतलब सबसे नया कौन सा है, तो वो गोंडवाना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको अरेंज करने के लिए तो ये भी अरेंज कर सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुडापा, ये विंध्य और धारवाड़, और फिर एक अरावली। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, माउंटेन पासिस और स्टेट्स की बात करनी है, ठीक है। नाथुला, नाथुला बहुत बार बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी। तो नाथुला जो है याद रखना है, तो सिक्किम में है। फिर जोजिला, जोजिला जो है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है, ठीक है। और शिपकिला, शिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से सतलुज नदी जो है, ठीक है, सतलुज रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है, ये भी याद रखिएगा शिपकिला पास से। फिर मानाला और नीति, दो हैं इंपॉर्टेंट, मानाला और नीति पास, ठीक है। ये दोनों कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है। तो ए का चार, ठीक है, बी का एक, ए का चार, बी का एक, और फिर सी का दो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लीड्स टू लेह, अभी बताया देखिए। जो जोजिला पास है, जोजिला पास है वो जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो लीड्स टू लेह क्या हो जाएगा, जोजिला। और देखिए, ये मैंने पहले ही बोला है कि एक टॉपिक पे अगर इनको मिल जाता है तो उसके बाद कई लगातार सीरीज में क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे ये अभी देखिए, 23 भी इसी से रिलेटेड था, 24 भी इसी से रिलेटेड हो गया। शिप्ला पास के बारे में बता ही दिया, ठीक है। चुम्बी वैली जो है, चुम्बी वैली कहाँ है, वो आपका तिब्बत और ये आपका जहाँ पे भूटान उटान का एरिया है, वहाँ पे चुम्बी वैली, सिक्किम के आसपास है चुम्बी वैली। देन ये बनिहाल पास, बनिहाल पास भी आपका जो है ये कहाँ पे है, ये पीर पंजाल रेंज में है। और चुम्बी वैली से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1904 या 5 में लॉर्ड कर्जन ने एक एक्सपेडिशन भेजा था, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, यंग हस्बैंड की है, ठीक है। यंग यंग हस्बैंड नाम है ये, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं जवान पति नहीं है, यंग हस्बैंड जो है नाम था। एक्सपेडिशन भेजा था तिब्बत के लिए, ठीक है। तिब्बत से उन्होंने चुम्बी वैली को जो है 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। फिर 25 क्वेश्चन नंबर क्या है, सेंटर है और मिनरल। तो मकूम, ठीक है, कोरापुट, कोरापुट जैसे हम जानते हैं, कोरापुट किसके लिए फेमस है, कोरापुट जो है आपका चित्रदुर्ग किसके लिए फेमस है, ठीक है। और कोरापुट किसके लिए फेमस है, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
कोरापुट में जैसे हम जानते हैं कि कोरापुट में जो है हिंदाल्को मतलब एल्युमिनियम कंपनी लोकेटेड है कोरापुट में। ठीक है, तो जो है एल्युमिनियम का और कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का और। ठीक है, तो इसी से याद रख सकते हैं, तो सी का 4 से क्या आंसर निकलेगा। ठीक है, इसी से निकल जाएगा आंसर। तो माकुम जो है किसके लिए फेमस है, कोल के लिए फेमस है। और दाली राजहरा किसके लिए फेमस है, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। और चित्रदुर्ग जो है वो मैंगनीज के लिए फेमस है। तो अब इसका डिटेल डिटेल देख लेते हैं, कौन 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 सा किस में लोकेटेड है। ठीक है, तो माकुम जो है, माकुम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में लोकेटेड है। ठीक है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में है। फिर दल्ली राजहरा जो है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कोरापुट उड़ीसा में है, बॉक्साइट माइंस के लिए। नालको, अच्छा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी वगैरह यहाँ पे है। चित्रदुर्ग जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, ये मैंगनीज के लिए फेमस है। देन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाईमुडी। ठीक है, ये कहाँ पे है, अनामला हिल्स में है। ठीक, अनामला हिल्स। और डोडा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये आपका केरल में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, इडुक्की जो है एक डैम भी है पेरियार रिवर पे। देन क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सरदार सरोवर डैम, डैम जो है ये देखिए नर्मदा नदी पे है, गुजरात में, ये जानते हैं। तिलैया बांध जो है बराकर रिवर पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। बराकर रिवर पे एक और डैम है, मैथान डैम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। फिर गांधी सागर जो है चंबल पे है, ये ठीक है। नागार्जुन जो है वो, नागार्जुन श्रीशैलम जो है कृष्णा पे है, कृष्णा पे एक और है अलमाटी। ठीक है, और अभी जो है एक और है, एक कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अभी रिसेंटली न्यूज में है, कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये प्राणहिता और गोदावरी के संगम पर है, प्राणहिता एंड गोदावरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है क्योंकि अभी न्यूज में है कालेश्वरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28, द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज। ठीक है, अच्छा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है कई हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे देखते हैं। अगर ये है, तो इधर वाला एरिया जो है कोंकण कहते हैं, ये जो महाराष्ट्र और गोवा वगैरह आसपास में है। ठीक है, उसके बाद जो ये केरला वाला पार्ट है, केरला वाले पार्ट को मालाबार बोलते हैं। और फिर इधर तमिलनाडु वाले जो एरिया है, इसको जो है आपका कोरोमंडल बोलते हैं। ठीक है, कोरोमंडल बोलते हैं ये। तो जो है ये दे रहा है। अच्छा, और ये बीच वाले पार्ट पार्ट को जो है कर्नाटका कोस्ट हो गया, ऑफ कोर्स कर्नाटका वाला। तो सबसे वो है नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या है आपका कोंकण है। देन क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है वो, अगेन एक मैप बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, तो यहाँ से इंडियन मानसून से पेनिनसुला से टकरा के दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा होता है आपका अरेबियन सी ब्रांच, इधर इधर चला जाता है। एक होता है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वो इधर चला जाता है। तो तमिलनाडु वाला जो रीजन है, ये तमिलनाडु वाला रीजन उसके पैरेलल चला जाता है वो। ठीक है, तो वहाँ बारिश नहीं होती है। वहाँ बारिश कब होती है, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रीट कर रहा होता है मानसून। ठीक है, वहां से बारिश होती है, मतलब सर्दियों के मौसम में चेन्नई वेन्नई के पास में बारिश होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बहुत सारे एक्ट जो है वो सबको करवा चुका हूं मैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर बिग बैंग थ्योरी ऑब्वियसली यूनिवर्स से रिलेटेड है। ठीक है, फिर अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन पोलर एक्सिस पे कितना है, 23.5 डिग्री है, ये हम जानते हैं। 23.5 डिग्री जो है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है अर्थ। इसी की वजह से सीजन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी की वजह से सीजन में बदलाव होते हैं। और मार्स पे इसलिए ज्यादा लाइफ की खोज की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा संभावना जो है लाइफ की किस पे है, मार्स पे, क्योंकि उसका जो टिल्ट है, ठीक है, मोर और लेस जो है धरती के आस पास ही है, मतलब 22 पॉइंट समथिंग डिग्री का है। ठीक है, किस पे, मार्स पर। ठीक है, तो वहां पे भी सीजनैलिटी की संभावना ज्यादा है वहां पे भी। देन क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फोन, देखिए फोन जो है एल्प्स माउंटेन में है। नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, ये इसको भी मैंने कई बार किया है। फिर मिस्ट्रल जो है वो राइन वैली में कहाँ पे, आपका फ्रांस के आसपास में ये। ठीक है, और खमसिम खमसिम जो है इजिप्ट में, ये भी वहाँ बहती है। फिर उसके अलावा जो है एक सिरोक्को होता है। सिरोक्को जो है आपका, और जो ये डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, उसको क्रॉस करके आपको आओ।
मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके सारा डेजर्ट से होते हुए सदर्न जो यूरोप है वहां पे जाती है, तो ब्लड ड्रेन कराती है वहां पे ये। देन एक हर्मिटन है, डॉक्टर विंड कहते हैं इसको। ये अगेन सहारा रेगिस्तान से जो है इक्वेटोरियल अफ्रीका की तरफ बहती है। और बहुत सारे वैसे हैं, जोंडा जो है अर्जेंटीना में, ठीक है, एक चिनूक है, फिर जो है सिरोको हो गया। फिर सारे इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना है। और कुछ प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं इसको एग्जैक्टली करवा चुका हूँ बहुत सारे उसमें। ठीक है, तो बोरा कहाँ है? बोरा जो है आपका एड्रियाटिक सी, ये इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया में बहता है, पोलैंड में नहीं बहता है। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरियाज यूजिंग द गिवन बिलो। ठीक है, तो हम जानते हैं, ये तो पता होगा सबको, सुपीरियर लेक जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, सुपीरियर लेक को पहले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बैकाल लेक है, बैकाल लेक जो है बड़ा है, लेकिन बैकाल लेक गहरा सबसे ज्यादा है, मतलब डीपेस्ट लेक है बैकाल लेक। ये करीब करीब 1.7 किलोमीटर तक डीप है ये, मतलब बहुत काफी डीप है। और फ्रेश वाटर लेक का सबसे ज्यादा पानी जो है बैकाल लेक में है। तो सुपीरियर, सुपीरियर के बाद विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक कहाँ पे है आपका? ये तंजानिया, केन्या, तंजानिया, और एक और देश है, नाम भूल रहा हूँ मैं, युगांडा, यूकेटी। युगांडा, केन्या, तंजानिया उसके बॉर्डर पर है, और यहाँ से जो है नाइल रिवर नदी निकलती है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक, तो उसके बाद सुपीरियर, सुपीरियर के बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद बैकाल, बैकाल के बाद ग्रेट बियर, मतलब एरिया वाइज जो है ये इतना इतना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4321। जैसे देखिए, 82,103 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तो सिर्फ लेक सुपीरियर का है। मैं कंपैरिजन के लिए बता दूं कि बिहार का एरिया 94,163, 94,163 किलोमीटर, मतलब मान सकते हैं रफली रफली बिहार के एरिया का जो है जितना बड़ा तो लेक है सुपीरियर। फिर लेक विक्टोरिया देखिए 69,848 स्क्वायर किलोमीटर। और ये लेक विक्टोरिया और लेक बैकाल जो है 31,500 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन ये डीपेस्ट लेक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ग्रेट बियर लेक जो है वो भी 31,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, और इसको फिर एक कंपैरिजन के बताता हूँ मैं कि 19,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, करीब करीब क्या है, इसराइल है। ठीक है, तो पूरा देश है इसराइल 19,000 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में तो ये फिगर दे दिया मैंने, तो आपको आइडिया लगे कि कितना बड़ा है एक्चुअली में ये सब लेक्स। फिर ये इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखिए, रॉटरडैम, रॉटरडैम तो ठीक है नीदरलैंड में है। इगारका जो है ये रशिया में है। ठीक, मोन्टाविडा उरुग्वे, ठीक है, जकार्ता जो है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की भी कैपिटल शिफ्ट हो रही थी नुसंतारा में। ठीक है, कहाँ पे है? बोर्नियो आइलैंड में। ठीक, और उरुग्वे और साउथ अमेरिका में 12 देश हैं टोटल, 12 कंट्रीज, आउट ऑफ विच दो देश हैं, एक तो पराग्वे और एक बोलीविया। ठीक है, ये दो जो है आपके लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, बाकी सारे जो है कोस्टल कंट्रीज हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? ये ट्राइब और एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो बुशमैन, बुशमैन तो बहुत हम लोग पढ़ते हैं, कालाहारी में है। और किर्गिज जो है वो ऑब्वियसली किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया में पाए जाएंगे। ठीक है, और एनु, एनु जो है वो किसकी है? जापान की है। बद्दुदीन जो है वो अरब की है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और एक बिरहोर ट्राइब है, वो झारखंड की है, कई बार पूछा है, हर साल ऑलमोस्ट पूछ ही लेता है। फिर देखिए ग्रासलैंड, ग्रासलैंड भी कराया मैंने आपको। लानोस जो है वो कोलंबिया में है। ठीक है, कोलंबिया कहाँ पड़ेगा आपका? साउथ अमेरिका में पड़ेगा। स्टेपीज जो है आपका कहाँ है? यूरोप, यूरेशिया के वाले पार्ट में है। प्रेरीज जो है, प्रेरीज कहाँ है आपका? यूएस वगैरह में, नॉर्थ अमेरिका में। वेल्ट जो है, वेल्ट कहाँ है आपका? साउथ अफ्रीका में, यानी अफ्रीका वगैरह में पड़ेगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सवाना जो है वो भी अफ्रीका में है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। और पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है। कैंपास जो है ब्राजील में है। ये को ट्रिक के साथ याद करवाया था पीवाईक्यूज में, तो सारे देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड? ठीक है, अब उस समय केन्या था। ठीक है, केन्या ही है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, 90% ऑफ टोटल प्रोडक्शन तो एक्सपोर्ट कर देता है। इंडिया में हालांकि प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन इंडिया में चाय पीने के इतने शौकीन हैं लोग कि चाय यहीं पे खप जाती है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर एक्सपोर्ट नहीं हो पाती। लाइट चली गई, तो लाइट आ गई। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? इन अ फूड चेन मैन इज, मैन क्या है? प्रोड्यूसर है? नहीं, प्रोड्यूसर भी नहीं है। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, जैसे घास फूस या, वो तो खाता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में मांस भी खाता है। तो प्राइमरी भी है, साथ में सेकेंडरी भी है। ठीक है, फिर इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? देखिए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक, ये सब तो नेचुरल है। राइस फील्ड जो है वो है आपका आर्टिफिशियल। अच्छा, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में कैसे पूछा हुआ था, एक और बार पूछा हुआ था, वो एंथ्रो, एंथ्रो जो है पोसीन जो है, इसमें से इकोसिस्टम कौन सा है, ऐसा करके पूछा हुआ था।
तो क्वेश्चन वही है, सारे रिपीट करते हैं, बस घुमा फिरा के जो है आपको बस आइडिया होना चाहिए कि किस हिसाब से लैंग्वेज चेंज करके रिपीट करता है। देन द मेन रीजन, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी, देखिए हैबिटेट पोल्यूशन ये भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज ये भी है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ये भी है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है, मतलब रीजन तो सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा रीजन कौन सा डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी का, वो है नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना। देन मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसमें पाई जाएगी, देखिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएगी। ठीक, रेन फॉरेस्ट में सब मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाएगी। इसका एक एग्जांपल अभी आज के न्यूज़पेपर में देखा मैंने कि अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बता रहा था कि टोटल धरती का 1% एरिया कवर करता है वो, ठीक, लेकिन 10% जो डाइवर्सिटी, जो ओवरऑल स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो कहाँ पाई जाती है, अमेजन में पाई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 43, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, देखिए ये एक और पेपर में किया था हम लोगों ने, 2008 में लाया था और मैंने बताया था उसके अंदर 8 सब सब प्लान है, तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। एक है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, देन सस्टेनेबल हैबिटेट पे है, वाटर मिशन है, फिर उसके बाद सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम है, देन ग्रीन इंडिया, देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये 8 सबमिशन है। अच्छा ये तो है, साथ में उसके साथ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके अंदर भी सारे सबमिशन है ये। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, देखिए CO2 ग्रीन हाउस है, ऑब्वियसली CS4 ग्रीन हाउस है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज लेड टू सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ऑब्वियसली सब कुछ किया है इन्होंने, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। वाटर पोल्यूशन किसके होता है, क्या वो कहते हैं, यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं उसको। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 46, इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है, पार्लियामेंट है वो हम जानते ही हैं सब, ठीक, पार्लियामेंट के पास ही है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस अमेंड करने का पावर जिसके पास होगा वो वही होगा, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर पाएगा, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 368 में, स्पेशल मेजोरिटी में, ठीक, ठीक है, आर्टिकल 368 किस में, पार्ट 20 में है, ठीक है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, ये किस में दिया गया था, केशव भारती केस में। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, असर्शन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज द वेरी सोल ऑफ इट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द वेरी सोल, बिल्कुल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32, क्यों, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके जो 6 हैं उसमें से एक जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इसको बोला था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और रीजन क्या है, आर्टिकल 32 प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, देखिए ये आगे, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशव भारती केस कब आया था, 24 अप्रैल, ये डेट भी याद रखना है, ठीक, 24 अप्रैल 1973। और इसको मैंने बताया कि IR कोहेलो केस से एक बार रिलेट करके देखिएगा, क्यों, 2007 में जो हुआ था उसका 24 अप्रैल 1973 से क्या कनेक्शन है, ये आप पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और 24 अप्रैल को ही 1993 में जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज वाला 1992 में, उसको इंप्लीमेंट किया गया था, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 है जो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, ठीक है, ये किसका पार्ट है, DPSP का। देन ये 312 किसका, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये पावर बनाने की पावर, ये बनाने का पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है। फिर अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय, पार्लियामेंट में पास होगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट्स, सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, किसी रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है इसमें ये करने के लिए, किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत, और आर्टिकल 2 के तहत नए स्टेट को इंडिया में शामिल करने के लिए है, आर्टिकल 2। देन 51 क्या है, अ मनी बिल बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में जाता है मनी बिल के पास, वैसे राज्यसभा से के पास इतना पावर नहीं है, लेकिन 14 दिन का समय दिया जाता है कि आप देख लो, अगर कुछ अमेंडमेंट है तो सजेस्ट कर दो, हमको मानना होगा तो मान लेंगे, नहीं तो एज इट इज भेज देंगे। लेकिन राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता है तो मान लिया जाता है कि हाँ पास हो गया वो, ठीक है, 14 दिन इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो मनी बिल किसमें मेंशन है, एक तो आर्टिकल 110 में डिफाइन है, और दूसरा मनी बिल लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो किसमें मेंशन है, आर्टिकल 109 में मेंशन है, तो दोनों आर्टिकल याद रखिएगा।
Then 52, the constitutional authority vested with the power of declaring caste and scheduled tribe as a scheduled caste and scheduled tribe, ठीक है, वो किसके पास है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। किस आर्टिकल में? 341 और 342 के तहत। देन हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए कैग जो है वो आर्टिकल 148 में है, ठीक है, लेकिन कैग जो है वो उनको रिमूव करने के लिए आपको पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन अगेन 324 में है, इनको भी पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगेन ये पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है, आर्टिकल 94 के तहत। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं, ठीक। अच्छा, 71st बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया कि क्या ये पार्ट टाइम काउंसिल है गवर्नमेंट के, या होल टाइम है? ये पार्ट टाइम है, होल टाइम नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी अपनी जारी रख सकते हैं, बशर्ते क्या है उसमें कि सिविल केसेस ही लड़ेंगे, सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं लड़ सकते। और दूसरी बात क्या है कि अगर सिविल केसेस में भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस है तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या है, एज अ गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर होने के नाते गवर्नमेंट को डिफेंड करना, ठीक है। और ये पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, स्टिल पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीक स्पीक ही कैन स्पीक, बट जो है वोट नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। और इसी का समकक्ष जो स्टेट लेवल पे होगा, ठीक है, उसको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं, वो आर्टिकल 165 में। है ना कि देखिए सरकारी कमीशन, फिर आगे सरकारी कमीशन कई बार आ चुका है। एक राजमन्नार कमीशन है, देन सरकारी कमीशन, देन पुंछी कमीशन, देन कुरियन जोसेफ लेटेस्ट जो कमीशन है वो तमिलनाडु की सरकार ने बनवाया है, ठीक है। इसको मैंने बार बार बताता हूँ, इसको याद रख लिया, कुरियन जोसेफ कमीशन अभी रिसेंट का है ये, ठीक है। किसने बनाया? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाया है, ये अगस्त के आसपास भी बनाया 2025 में, ठीक। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए थे ये, ठीक है। और आजादी से पहले कौन सा था? बटलर कमीशन 1927 में, लेकिन वो सेंटर स्टेट नहीं कह सकते, वो ब्रिटिश जो कैप्चर टेरिटरीज थी और साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बीच के रिलेशन को स्टडी करने के लिए था वो बटलर कमीशन, ठीक है। द स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ऑब्वियसली भाई, 243 आई में। और जो यूनियन फाइनेंस कमीशन होता है वो किसके अंदर में? 280 में। फिर देखिए अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, देखिए ये अभी देखा था हम लोगों ने, इलेक्शन कमीशन 324 में। 326 में क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। फिर अच्छा 320 भी दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 322 जो है वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। फिर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देखिए पिछले वाले उसमें जो है 2017 वाले पेपर में था कि 249 के तहत क्या हो सकता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है, लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए किस में है? 253 में है, ठीक है। 249 देखिए कि राज्यसभा अगर वो कर दे, ऑथोराइज कर दे। 250 के अंदर में क्या है कि पार्लियामेंट को लॉ बना सकती है अगर इमरजेंसी के दौरान। और 252 में क्या है? अगर टू और मोर स्टेट्स, ठीक है, वो अगर बोलते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाइए स्टेट लिस्ट पे, तो मतलब पार्लियामेंट को, तो उसके तहत है ये। और 253 में क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। Then 58, the a resolution passed under clause 1 of the article 249 shall remain in force, ठीक है। ये अगेन वही कि राज्यसभा अगर वो बोल देता है कि रेजोल्यूशन पास कर देता है कि आप और अथॉरिटी देता पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट पर कानून बनाइए, तो 1 साल तक वैलिड रहता है वो रेजोल्यूशन। फिर पंचायती राज सिस्टम किस में है भाई? पार्ट 9 में है, ठीक है। 6 में स्टेट वाला है, थर्ड में जो है फंडामेंटल राइट है, फोर्थ में डीपीएसपी है। और 60 क्या बोलता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत का से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक। तो स्टेट के पास है पावर। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट शेल नॉट अप्लाई, देखिए अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट नहीं है इसलिए वहां पे अप्लाई नहीं होता है। 62 पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई थी। और किस आर्टिकल में था ये मेंशन? आर्टिकल 40 में मेंशन था, गांधीयन प्रिंसिपल डीपीएसपी में, ये भी याद रखना है। किसको आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज बोलते हैं भारत में? बलवंत राय मेहता को बोलते हैं, ठीक है। 1957 में ये कमेटी बनी थी। देन एक और कमेटी बनी थी बलवंत राय मेहता के साथ, ये जी वी के आर राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, हंगटन कमेटी, ठीक है। ये सब कमेटी किससे रिलेटेड है? ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। और एक अशोक मेहता कमेटी है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने 2 टीयर की बात करी थी, ठीक है। और जो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ठीक है, उसको फर्स्ट लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात बनाने की बात की थी अशोक मेहता कमेटी ने। अच्छा ये मेहता है, सॉरी ये मेहत्रा लिख दिया गलती से।
अशोक मेहता, ठीक है, 2 टीयर की बात की थी। और थंगटन कमेटी और सिंघवी कमेटी, ठीक है, ये 1988 88 89 के अराउंड आई थी। जीवीकेआर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अशोक मेहता जो है 1977, ठीक है। तो ये अगर क्रोनोलॉजी में अरेंज करने हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इनको भी याद रखिएगा। 64 क्या, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 जेड जे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इसको याद ही कर लीजिए कितना, 21 हो सकता है इसमें, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। अच्छा, पार्ट 9 बी, ये किससे ऐड किया गया था? 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है ये। देन क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाई आर्टिकल 368 के अंदर में होता है, यानी 1 का 4। फिनांस कमीशन वो 280 में है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है, ठीक है। और ऑल इंडिया सर्विसेज ये 312 में है। तो ठीक है, सारे हमने देखे देखे हुए हैं पहले, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं, मैच करेंगे तो 4 3 1 2, तो ये इसका आंसर बी आ जाएगा। फिर 66 अगेन देखिए, फिर आर्टिकल मैच करने का, फिनांस कमीशन देखिए सामने सामने देखिए 280 में। फिर ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के दो आर्टिकल हैं, 323 ए 323 बी। 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, 323 बी में अदर ट्राइब्यूनल जैसे एनजीटी वगैरह, ठीक है। तो ये इसका 4 हो जाएगा। यूपीएससी जो है वो 315 में है। और कैग जो है ये भी देख चुके हैं हम लोग, आर्टिकल 148 में है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच कम्युनिटी हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया एज डिस्क्लोज्ड इन द एडिशनल डेटा पर्टेनिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। वो सिख कम्युनिटी में है, सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है। किसमें है? सिख सिख कम्युनिटी में है। इसमें अगर वो देखें आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो वो सिख में, उसमें भी सिख सबसे कम है, और ओवरऑल सेक्स रेशियो में भी सिख सबसे कम है, ठीक। और दोनों में ही क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है, चाइल्ड वाले में भी और ओवरऑल में भी। फिर 68 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द एरिया अंडर ट्यूब वेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट, ठीक है। वो उत्तर प्रदेश में है, इस पे आप, बाकी पंजाब में जो है कैनाल इरिगेशन सबसे ज्यादा है, पंजाब हरियाणा में, ठीक है। और बिहार इसलिए पिछड़ा है ना, बिहार में भाई ना ट्यूबवेल इतना प्रॉपर है, ना ही जो है कैनाल इरिगेशन इतना वेल डेवलप हो पाया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% ऑफ द कॉफी ऑफ द कंट्री अलोन, ठीक है। ना सिर्फ स्टेट बल्कि स्टेट में भी कुछ एरिया है, ठीक है। कर्नाटक में चिकमंगलूर वाला एरिया है, ठीक है, बाबा बुदान हिल्स वगैरह जहाँ पे, वही एरिया जो है पूरा प्रोड्यूस करता है। फिर 70 क्या है, लिस्ट वन इंडस्ट्रियल रीजन और कंट्रीज, ठीक है। तो अगर बाकी सब भूल जाएं तो लोरेन जो है, लोरेन जो है वो फ्रांस में है, ठीक है। कैसे निकल जाएगा, देखते हैं। और सी का 4 से, हाँ, सी का 4 से आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका किंकी रीजन जो है वो जापान में है, होन्शु में। फिर गोंगजाओ या कैंगटन जो है चाइना में है। लॉरेन जो है ऑफ कोर्स ये फ्रांस और जर्मनी के आसपास है। और बेलो होरिजेंटे ये ब्राजील में है, ठीक। फिर 2011 सेंसस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, ये बिहार है, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। अच्छा, यूटी की अगर बात करें तो वैसे दिल्ली है, लेकिन इसमें क्या नाम है, ओवरऑल स्टेट की बात करें, ठीक है, तो बिहार जो 1106 है, फिर वेस्ट बंगाल 1028 है, केरला जो है 860, ठीक है। स्टेट्स में यूटी में तो ऑफकोर्स दिल्ली जो है कैपिटल है, सबसे ज्यादा वहीं पे है। फिर 72 द सिटीज विच आर इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सा है भाई? दिल्ली, आगरा और जयपुर का जो एरिया है ना, वो गोल्डन उसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिल्ली में जैसे जानते हैं कि तीन आपके वो हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिल्ली में है, तीन जो है आगरा में है। दिल्ली में कौन कौन से हैं? व्हाइट टॉम्ब है, लाल किला है, कुतुब मीनार है। आगरा में कौन कौन सा है? आगरा के आसपास में एक ताजमहल है, देन आगरा का किला है, देन फतेहपुर सीकरी है। फिर जयपुर में भी है, ठीक है। तो सारा उसी के आसपास आता है, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म कहते हैं इसको। और वैसे गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट दो इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओपीएम प्रोडक्शन के लिए आप कमेंट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। फिर ततीपाका ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। देन क्वेश्चन नंबर 74, ये क्या है, रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम, ठीक है। वैसे पुराना हो गया, बट ये स्कीम जो है वो सेंटर जो है 75% देगा, स्टेट जो है 15% देगा, और बाकी जो है 10 अपने आप को खुद खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 1 और 2 करेक्ट है, और थर्ड इज रॉन्ग। Then 75 question, which one of the following is not the objective of financial inclusion? To extend financial services to poor population, ये तो है objective. To unlock the door of growth of potential, बिल्कुल ये भी है. Shrinking of banking infrastructure, ठीक है, ये नहीं है. Financial inclusion से banking infrastructure जो है वो बढ़ेगा, shrink नहीं होगा, ठीक है. Then question number 76,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर ठीक है, डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए बाकी सब तो ठीक है, 2000 जो 1 से 11 तक है वो याद रखना, 17.7% के आसपास हुआ ये, 17.7% है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ये याद है तो बाकी सबका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वो जा ही नहीं रहा है वो कि आप बाकी तीन को याद रखें। वो सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि आपको 2001 से 11 वाला याद है कि नहीं, जो लेटेस्ट वाला है, जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, ठीक है, वो याद है आपको, तो बाकी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, नागालैंड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नागालैंड वाज द ओनली स्टेट, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था 2001 से 2011 के बीच में। और मेघालय जो है हाईएस्ट ग्रोथ हुआ था, डिकेडल ग्रोथ। देन क्वेश्चन नंबर 77 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू स्कीम अनाउंस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। बाकी जो ये है ये हेरिटेज वाला, ये हृदय स्कीम, फिर स्मार्ट सिटी स्कीम, डिजिटल इंडिया स्कीम, ये सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ही है। देन 14 फिनांस कमीशन की बात कर रहा है, ये तो वाई वी रेड्डी थे। 15th वाले जो है वो एनके सिंह है, और 16th वाले जो है वो आपके ये अरविंद पनगड़िया हैं। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट आपके केसी नियोगी थे। ठीक है, आर्टिकल जानते हैं 280। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दे दिया है, यहाँ 15th है, 19th नहीं है। देन नेशनल लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। फिर इन इंडिया इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम लॉन्च्ड इन द 2009 से 10, ठीक है, बीइंग प्रोवाइड अंडर, ठीक है, किसके अंदर में था ये राष्ट्रीय जो माध्यमिक शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान या साक्षर भारत या फिर स्किल इंडिया प्रोग्राम, किसके अंडर में? ठीक है, वैसे इसका आंसर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, बट ये बहुत पुराना हो चुका है, तो ये इतना पूछने चांसेस कम है, तो इसको छोड़ सकते हैं। देन स्वावलंबन स्कीम अगेन ये बहुत पुराना है, ये इसको भी अगर याद रखना तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको भी। देन भारत निर्माण स्कीम लॉन्च इन 2005-6। अच्छा देखिए, 2000 पेपर 2016 का है, स्कीम पूछा 2005-6 की, 10 की। ठीक है, ये किसके लिए था? रूरल सैनिटेशन के लिए था ये। द सेंसस प्रोजेक्शन रिपोर्ट शोज दैट इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इन विच इन द ईयर 2020 द एवरेज एज ऑफ द इंडियन विल बी, ठीक है, 2020 में 29 साल थी, ठीक है, बस इसको याद रखिएगा, इतना ही ज्यादा। 84 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबर्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये है पीपल लिविंग इन सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्कीम में नहीं है, बाकी सब आएंगे उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। देन विद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि आप नए नोट छाप के जो है ना, न्यू न्यू करेंसी नोट्स को छाप के आप जो सरकार का खर्चा है उसको चलाने लगे, तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो उससे क्या होगा? टैक्सेस में रिडक्शन होगा? नहीं। वेजेस बढ़ेंगे? नहीं। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? टू टू मच टू मच मनी चेजिंग फॉर टू फ्यू गुड्स, मतलब पैसे की सप्लाई बढ़ गई, लेकिन जो उसकी है प्रोडक्ट्स की सप्लाई नहीं बढ़ी है, उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप सर्व, अच्छा सर्व शिक्षा अभियान के लिए क्या है? ये 6 से 14 साल के लिए, ठीक है, आरटी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के अंडर में। देन स्पैन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना वो पुराना हो गया, फिर 2022 तक होने वाला था ये। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी लॉन्च हो चुका है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, कब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था? 2013 में लाया गया था। ठीक है, और ये स्कीम कब लाया गया था? 2007 में लाया गया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी जो है इससे रिलेटेड नहीं है, वो तो आपका किस में आ गया? आपका फिजिकल पॉलिसी वगैरह में आ गया, फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी में। देन ये देखिए क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। बैंक नेशनलाइजेशन 1969, ठीक है, गरीबी हटाओ 1971 के आसपास में, फोर्थ उसमें बिगनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, वैसे तो 66-65 में, लेकिन ये 1965 के अराउंड ये हुआ था, मतलब रफ आइडिया भी है तो भी आपका हो जाएगा। तो 3 2 1 इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, रफ आइडिया होना चाहिए सबका। बैंक नेशनलाइजेशन 2 फेज में होता है, 1969 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, और 1980 में मोरारजी देसाई ने। ई बिज, ठीक है, ई बिजनेस है, सिंगल विंडो फॉर अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। उसके बाद ये क्या है? द कमिटी विच रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ टैक्स, ठीक है, अच्छा, एबोलिशन ऑफ टैक्स जो है वो किसके? केलकर कमेटी। अच्छा, ये चिलैया कमेटी, ये भी टैक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, चिलैया कमेटी ये भी किससे है? टैक्स से। शोम कमेटी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा किससे रिलेटेड है, और रंगराजन कमेटी जैसे जानते हैं पॉलिटी से रिलेटेड है। देन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। विटीकल्चर, ठीक है, पिसी कल्चर,
ठीक है, विटिकल्चर किसके लिए होता है? विटिकल्चर आपका जो है ग्रेप के लिए होता है। ठीक है, वेजी जो है आपका ट्री। ठीक है, और पिसिकल्चर जो है आपका फिश फार्मिंग के लिए होता है। ठीक है, तो सी का दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए का चार, बी का तीन, सी का दो। और ओलेरिकल्चर किसके लिए? वेजिटेबल फार्मिंग के लिए। ठीक है, ये उस टाइम का न्यूज में है ये। 7x, ये क्या था? ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड था ये। फिर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर? ठीक है, पायरोमीटर कौन सा होता है? पायरोमीटर भाई रेडिएशन नापने का काम आता है। ठीक है, जो होता है उसके उसको नापता है। डायनमो, डायनमो क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, डायनमो। देन वेलोसिटी ऑफ विंड को नापने वाला कौन सा होता है? अनीमोमीटर होता है। बैरोमीटर क्या? प्रेशर नापता है। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी नापता है। विंड वेन को नाप, विंड वेन क्या है? डायरेक्शन को नापता है ये। ठीक है, विंड वेन कौन सा होता है? वो जो मुर्गा लगा होता है ना, छोटा सा, जैसे घूमता है डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन को नापता है ये। देखिए ये भी कई बार आ चुका है। फोटोवोल्टाइक सेल क्या होते हैं? सोलर सेल जो होते हैं। और कुछ साल में तो उल्टा पूछा, सोलर सेल क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं। फिर 98 देखिए, इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? हवा बह रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी लेके आती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन 99 क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्थी आई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है ये। और द सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ कौन सा? हैवी वाटर, D2O। ठीक है, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट गेट डिजॉल्व्ड इन हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन? कौन सा था? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग पावर जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। इसलिए अगर वो देखा है कि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि अलाव जलाया था, बंद कमरे में था और उसमें लोग बैठे सोते सोते ही जो मर गए, उसका रीजन क्या होता है? बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो प्रॉपर अगर कार्बन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, प्रॉपर, तो वो CO2 बनाता है। लेकिन ऑक्सीजन जब कम होता है ना, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, CO बनाता है। और ये उसके साथ घुल जाता है ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ, और कैरी करने लगता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपको पता भी लगता है, बॉडी सुन्न हो जाती है, और धीरे धीरे आप जो है वो डेथ हो जाती है। लेकिन अगर आपको टाइम पे पता लग जाए और उठ के थोड़ी देर ये भी बाहर चले जाएं, ठीक है, तो जैसे ही आपको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, तो आपका पूरा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो खत्म हो जाएगा बॉडी से। फिर 102, द कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो कौन सा था? कैलिफोर्नियम 252। बहुत महंगा होता है ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट? ऑब्वियसली मीथेन रिलीज होगा बायोगैस प्लांट से। फिर ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 यूज होता है। फिर पंजेंसी ऑफ चिलीज, ठीक है, किससे आता है ये? कैप्सियसिन से आता है। ठीक है, पंजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें। कैरोटीन क्या होता है? ये उसमें होता है आपका, कैरेट वगैरह में होता है। ठीक है, ये विटामिन ए का जो है वो है ये, केमिकल नेम है। कैरोटीन वगैरह नहीं, केमिकल नेम नहीं है। कैरोटीन जो है विटामिन ए में पाया जाता है, आंखों के लिए ठीक होता है ये। देन 106, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड? ठीक है, मिल्क में होते हैं लेकिन सारे अमीनो एसिड नहीं होते हैं। एग में सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। फिर स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, ठीक है, क्या होता है? गिबॉन, हुलॉक गिबॉन कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में। देन 108 क्या है? विच ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल? ठीक है, ये कौन सा होता है? ये सैकेरोकोमाइकस सेरेविसिया। ठीक है, इसको यूज होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए। ये पूछ सकता है क्योंकि न्यूज में है इथेनॉल। E20 वाला जो ब्लेंडिंग चल रही है ना, जिसके लिए बवाल चल रहा है वो, कि आपका माइलेज खराब कर देता है, इंजन की कैपेसिटी को खराब कर देता है, तो उससे रिलेटेड न्यूज में है। फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, आयरन, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, बिल्कुल है इसमें। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं, वो WBC करता है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल नहीं करता है। और रेड कलर तो देता ही हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D1 2 and 4। देखिए Q9, ये भी कई बार पूछ चुका है। ये बार्क होता है जो जो चिंचोना का, ठीक है, उससे बनता है। किसके लिए होता है ये? मलेरिया के मलेरिया के मेडिसिन के तौर पे ये इसका यूज किया जाता है। Then ये भी देखिए कई बार आया, चेंज इन द बेस सीक्वेंस, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। फिर ये देखिए विटामिन ई वाला सोर्स ऑफ, ये व्हीट जर्म ऑयल, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है। फिर एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट ओनली इन टी और कॉफी, दोनों में होता है ये। ठीक है, कैफीन वगैरह।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर? ओजोन भी यूज होता है, क्लोरीन भी यूज होता है, ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी यूज होता है, सारे यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। इनफैक्ट पहले टाइम पे जो कुएं होते थे, कुओं में क्लोरीन की गोली डाली जाती थी पानी को साफ करने के लिए। फिर द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग के लिए भी होता है, बैलेंसिंग द बॉडी सेरेबेलम से होता है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट मेडुला करता है। तो सारे काम जो है वो ब्रेन ही करता है ऑब्वियसली। और ब्रेन से रिलेटेड एक और चीज है कि अगर ब्रेन में आप सुई चुभाएंगे तो ब्रेन को दर्द फील नहीं होगा। देन 116 क्या है? द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट से करता है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं वगैरह, ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और वहां से प्लांट जो है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये देखिए थियामिन, थियामिन कौन सा होता है? विटामिन बी 1, इससे बेरी बेरी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, इससे स्कर्वी रोग होता है, मतलब इससे नहीं होता है, इसकी कमी से होता है। विटामिन ए से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, ठीक, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। और विटामिन के ऑब्वियसली ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। देन ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है, इन विच देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन, ठीक है, किसमें? व्हाइट ब्लड सेल्स में एबनॉर्मल इंक्रीज होना होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर का मतलब कोई भी है, किसी भी तरह के सेल में एबनॉर्मल इंक्रीज जो है वो कैंसर ही बन जाता है। तो ल्यूकीमिया में जो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो है, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? ठीक है, फॉरेन एजेंट से लड़ना। लेकिन जब व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो कुछ ऐसा समझिए कि आर्मी, आर्मी की तरह ही है। तो आर्मी जब तक जो है बाहर के दुश्मनों से लड़े तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान जैसी आर्मी हो जाए कि बहुत मात्रा में बढ़ जाए, और तो वो अपने ही लोगों को मारना शुरू शुरू कर देती है। तो यही सेम होता है ल्यूकीमिया में, व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है। ठीक, देन 119 क्या है? अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको बुलीमिया कहते हैं, मतलब उसको पता नहीं लगता कि कब खाना रोकना है। उसको ये एहसास ही नहीं होता कि मेरा पेट भर गया है। और एनोक्सिया नरोसा ये रिवर्स होता है ये, ठीक है, रिवर्स ऑफ बुलीमिया। देन फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड इज नोन एज यूनिवर्सल, ठीक है, ओ ग्रुप जो है यूनिवर्सल होता है, वो सब कुछ ले सकता है, और ए बी सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सबका ले सकता है ये खून। देन फिर करंट अफेयर पे देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मार्क किया होगा मैंने, ठीक है। देखिए, बराक 8 मिसाइल इंडिया और इसराइल का है ये। देन इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये आपका बरेली में लोकेटेड है, यूपी में। फिर रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये किसने लिखी है? W.A. फेयर सर्विस ने लिखी है। इन्होंने और किताब लिखी हैं जैसे बिफोर द बुद्धा केम और हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इट्स राइटिंग। फिर इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, ये कहाँ पे है? आपका माउंट आबू में, राजस्थान में। सेवा दिवस, किसके बर्थडे मनाया जाता है सेवा दिवस? ये भी इंपॉर्टेंट है। सेवा दिवस जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे 25 दिसंबर को। ये गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे। देन द बुक कारगिल टर्निंग द टाइड, ये किसने लिखी है? ये मोहिंदर पुरी ने लिखी है, ठीक है। हालांकि आज के समय पूछने के चांसेस कम है, लेकिन वो उस टाइम न्यूज में रहा होगा, बट स्टिल याद कर, देख के चलिए इसको। फिर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। 1920 में इन्होंने 1905 में जो है फोटो इलेक्ट्रिक की इफेक्ट की खोज करी थी, और 1920-21 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और 1920 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी इन्होंने। और 1916 में इन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को भी प्रिडिक्ट किया था, जो कि बाद में 2016 में जाके इसको 2015-16 में जाके इसको प्रैक्टिकली इसको कैप्चर किया गया, मतलब नापा गया, मेजर किया गया ग्रेविटेशनल वेव्स को। फिर नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? ये करनाल में है, ठीक है। आनंद में क्या है? ये पहला इंडिया का कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बना है अभी हाल ही में, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी 2025 में, वो कहाँ बनी? आनंद में, ठीक। देन और कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ। देवबंद मूवमेंट यूपी में कब शुरू हुआ था? 1866 में शुरू हुआ था देवबंद। किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद कासिम अ, ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने। देन ये इंपॉर्टेंट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पंचायत इज आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ यूपी? देखिए, नगर पंचायत भी होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत भी होता है, क्षेत्र पंचायत यानी जो ब्लॉक वाला स्तर का होता है उसको क्षेत्र पंचायत कहते हैं, तीनों इंक्लूड होता है इसमें। देन लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ एशिया, ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड है? वो खतौली में लोकेटेड है।
ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट उस समय के लिए करेक्ट था कि उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, लेकिन अभी के समय उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, बट शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र हो चुका है। ठीक है। फिर लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन यूपी कहाँ है? नोएडा में, ऑब्वियसली गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, इसी के साथ जो है 2016 का पेपर भी खत्म कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट में 2015 का पेपर करेंगे। इस पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में जो एक यूपीपीसीएस 1 है, यूपीपीसीएस 1 करके एक चैनल, एक कोचिंग है, वो एक उन्होंने क्विक रिवीजन सीरीज निकाला था, जिसमें लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली फंसे थे। बहुत छोटी सी है क्विक रिवीजन सीरीज, उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी करवा दूं एंड में। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में लास्ट 4 महीने के करंट अफेयर आप देखिएगा, और इतना भी कर लेंगे ना तो बहुत इजीली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए, मतलब फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।